Good morning students. Today we are going to discuss our next chapter, that is forms of business organization. Today our topic is Hindu undivided family, that is also known as the joint Hindu family business. What is Hindu undivided family business? The business which is carried out by the members of Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. There is no separate act for joint Hindu family business. There is no Companies Act for joint Hindu family business. This is governed by the Hindu Succession Act that comes under the Hindu law. There are two conditions of joint Hindu family business. First is there must be existence of two male members, and second one is that existence of ancestral property. That means the member of joint Hindu family business, they inherit the property of their ancestors. That is known as joint Hindu family business. Is it clear? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स हैं वो अपने एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, और उसके बाद जब वो अपने एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के बाद अपने बिजनेस को रन करते हैं, प्रॉफिट जो एक ही फैमिली के मेंबर है और उसके बाद उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दे नॉन एज द को-पेरेंसर. को-पेरेंसर क्योंकि एक ही फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो अपने एंसेस्ट्रल का बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? को-पेरेंसर. क्योंकि उनके जो को-पेरेंट है, दैट मीन्स जैसे अब हमारे फादर है, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर, दे नोन एज द को-पेरेंसर्स. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए बेटा कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, ये हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर ही आता है. कोई कंपनी लॉ कोई कुछ इसके अंदर नहीं, इनके अपने अलग ही रूल है. इसके अब हम फीचर्स, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है बेटा, इसमें जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेन जो मेंबर होता है, हमारी फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता. कर्ता इज द हेड ऑफ फैमिली. जब जो कर्ता होता है बेटा वही पूरे बिजनेस को, जैसे और बिजनेस जो होते हैं हमारे, जो पब्लिक प्राइवेट फर्म होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो बिजनेस को मैनेज करता है ना, मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस को सब फॉलो करते हैं. ऐसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमारा कर्ता होता है. सारी गाइडलाइंस, सारे इंस्ट्रक्शंस कौन इशू करता है? कर्ता. जो भी बिजनेस रन होगा वो कर्ता के अकॉर्डिंग ही रन होगा. सारे डिसीजंस, अगर किसी बाहर आउटसाइडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है वो भी कर्ता ही करेगा. मतलब दैट मीन्स कि ओवरऑल डिसीजन हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता का ही होता है. नाउ नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. फर्स्ट इज फॉर्मेशन. बेटा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ये हमारा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये हमारे एंसेस्टर्स का बिजनेस है. ये क्या होता है कि जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यू रहता है. दैट मीन्स कि ये हमारे एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कंटिन्यू करते हैं. और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फॉर्मेशन के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई लीगल रजिस्ट्रेशन, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये हमारे एंसेस्टर्स का बिजनेस है जिसे हम क्या करते हैं? इसे हम कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, कोई कंपनीज एक्ट नहीं है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है. सेकंड वन इज द लायबिलिटी. बेटा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है इसमें क्या होता है कि जो लायबिलिटी होती है, द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज लिमिटेड टू एक्सटेंड टू देयर शेयर्स, एंड द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड. ठीक है ना, कर्ता की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है. और कर्ता को अगर लायबिलिटीज़ को पे करना है बेटा तो वो क्या कर सकता है? उसके पास फुल राइट है. बाकी के जो मेंबर्स हैं उनका अपने जितना जितना शेयर है लायबिलिटी वहाँ तक लिमिटेड है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है. अगर इन केस लायबिलिटी एक्सेस हो जाती है तो कर्ता को लायबिलिटी बेटा पे करनी है, वो चाहे अपने बिजनेस के एसेट्स को सेल करके करे, चाहे पर्सनल एसेट्स से करे. दैट मीन्स कि मतलब ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर्ता की है. दैट मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे कर्ता की है, उसी को पे बैक करना है लायबिलिटीज़ का, वो चाहे किसी भी तरह से करे. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल. The joint Hindu family business is owned, managed and controlled by the कर्ता. कर्ता is the senior most member of the family. कर्ता कौन है? हमारी फैमिली का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है. पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना, ये सारा काम इसी का है. किसी आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ये भी डिसीजन कर्ता का है. कैसे बिजनेस को कंटिन्यू करना है, अगर उसको एक्सटेंड करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, दैट मीन्स कि ओवरऑल कंट्रोल हमारा कर्ता का है. जो भी डिसीजन कर्ता लेगा
फैमिली के सारे मेंबर्स को कर्ता के डिसीजन को फॉलो करना है। कोई भी कर्ता के डिसीजन को प्रोहिबिट नहीं कर सकता है, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता है कर्ता के डिसीजन को। जो भी कर्ता डिसीजन लेगा सबको उसी को फॉलो करना है, क्योंकि कर्ता बेटा जैसे अब फॉर एग्जांपल माइंड में क्वेश्चन आता है कि इन केस अगर कर्ता की डेथ हो जाती है जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, तो नेक्स्ट कर्ता कौन होगा? नेक्स्ट जो सीनियर मेंबर है वो नेक्स्ट कर्ता होगा। माइनर मेंबर, now the question arises that can minor be a member of joint Hindu family business? Yes, a person by birth become the member of joint Hindu family business। जैसे ही बर्थ हुआ वो अपने joint Hindu family business का मेंबर बन जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारा जो माइनर है वो इसका मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एंसेस्ट्रल का जो हमारे पूर्वजों का बिजनेस चला आ रहा है उसमें किसी भी सन का बर्थ होता है तो बाय बर्थ वो उस बिजनेस का ऑनर माना जाता है। कहा जाता है ना कि एक और वारिस आ गया, दैट मीन्स कि एक और ऑनर आ गया बिजनेस का, तो वो बाय बर्थ होता है, उसमें एज सच किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेटा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है हमारा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारे एंसेस्टर्स का बिजनेस है। सबसे मेन पॉइंट ये। सेकंड क्या है कि इस बिजनेस को जो मैनेज करता है, पूरी तरह से रन करता है, हु इज़ द पर्सन दैट इज़ नॉन एज कर्ता। सारे डिसीजन सब कुछ किसका है? कर्ता का। यहाँ पे माइनर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे माइनर भी मेंबर हो सकता है, क्योंकि ये हमारे फैमिली का बिजनेस है, ये हमारे एंसेस्ट्रल का बिजनेस है, तो यहाँ पे माइनर हो या कोई भी हो, हर कोई इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। बेटा आप लोग तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को पता ही होंगे, जैसे हमारे घर में क्या है, हमारे फादर हमारे ग्रैंडफादर का बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, फिर क्या होता है कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो आप उसमें थोड़ी देर के लिए करो चाहे पार्ट टाइम करो, आपका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें शुरू हो जाता है। होता है ना, आप लोगों को लगता है कि हमारे ये एंसेस्टर्स का बिजनेस है, हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, हमारे पास तो ऑप्शन है। तो इसमें कोई ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। माइनर कौन होता है? माइनर इज अ पर्सन हुज एज इज लेस देन द 18, दैट इज नॉन एज माइनर। बेटा जो हमारा माइनर है वो हमारा क्या है? बाय बर्थ ही इसमें मेंबर हो जाता है। तो उसके बाद हमारा जो इसमें बेटा कुछ अमेंडमेंट्स जो हमारा ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, इसमें पहले कुछ बेटा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी। ये था कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल इस बिजनेस की मेंबर नहीं हो सकती थी। इन केस अगर हस्बैंड बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है और उसके डेथ हो जाती तो वाइफ उस बिजनेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। यहाँ पे फीमेल्स को परमिशन नहीं थी किसी भी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व होने की। लेकिन बेटा हमारा दिसंबर 2004 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था सन और डॉटर में, वो डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर दिया गया। दैट मीन्स फीमेल कैन बी ए मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल थे, वो सारे जो सन और डॉटर में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वो सारे डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया गया। सेक्शन 6 में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। डिस्क्रिमिनेट किया गया था कि सिर्फ सन ही उसका मेंबर हो सकता है, सन ही उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है, बट ये सारे डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर दिया गया। तो दैट मीन्स कि अब इसमें दो कंसेप्ट बेटा आ गए थे हमारे, मिताक्षरा और दया भाग। ये हमारे जो मिताक्षरा और दया भाग है ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ही कंसेप्ट है, जिसमें क्या था कि फीमेल कैन बी अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली business. This is the concept of joint Hindu family business. That means now at that time female can be a member of joint Hindu family business. This is the concept of joint Hindu family business. Now our next topic is partnership. Partnership, the name of partnership is clear for its, the meaning of partnership is clear for its name, that partners, when there is two or more person, then it is known as partnership. Partnership is very famous for the small scale business and medium scale business, because this is the one of the limitation of sole proprietorship is that only one person is not sufficient in all the activities that is performed in the business. So that's why partnership is the solution of sole proprietorship. In partnership, this business is carried out by two or more person. Is it clear? This is known as the partnership. When two or more person join a lawful activity, that means that is known as the पार्टनरशिप फर्म। बेटा जैसे हमने पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का लिमिटेशन था कि वन पर्सन इज नॉट एफिशिएंट इन ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी। तो पार्टनरशिप में क्या है कि टू और मोर पर्सन
ज्वाइन द लॉफुल एक्टिविटी, जब 2 से ज़्यादा पर्सन किसी लॉफुल एक्टिविटी को ज्वाइन करेंगे, दैट इज नॉन एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बेटा जो हमारा होता है कि इसमें भी पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस 2 पर्सन ने किसी भी लॉफुल एक्टिविटी के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया तो दैट इज़ नॉन एज पार्टनरशिप। कोई लीगल रजिस्ट्रेशन, कोई फॉर्मेलिटीज़ कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, बस ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है पार्टनर्स तो वो इजीली करा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जब हम फर्म को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो बेटा हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जो अनरजिस्टर्ड फर्म है उसका कोई कहीं पर नाम नहीं है, उस पर पर्सनस भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो पार्टनर डेफिनेशन देखेंगे हम। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर the profits of the business and to carried on by all or any of them acting for all। एक्चुअल में पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा कि जैसे एक पार्टनर है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में सबको बाउंड कर लेता है, दैट मीन्स पार्टनर इज ऑनर एज वेल एज एजेंट, वो खुद ही एजेंट भी है और खुद ही वो पार्टनर भी हैं, तो दैट इज नॉन एज द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप में क्या होता है, किसी भी, ये बार बार मैं फोकस कर रही हूँ कि लॉफुल एक्टिविटी होगी। फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन क्या कर रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मतलब कि रन करने जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? अगर 2 पर्सन क्या कर रहे हैं, रॉबरी करने जा रहे हैं, स्टीलिंग करने जा रहे हैं, चोरी करने, बैंक लूटने, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा नहीं कि 2 पर्सन ज्वाइंट हो गए तो वो हमारा क्या हो गया, पार्टनरशिप का पार्ट है, ऐसा नहीं है। जब वो किसी लॉफुल एक्टिविटी को, किसी वैलिड एक्टिविटी को, वैलिड बिजनेस को रन करेंगे, दैट इज नॉन एज द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? नाउ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म formation. The formation of partnership firm is so easy because there is no requirement of any legal formalities. बस 2 से ज़्यादा पर्सन किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री हो जाते हैं तो दैट इज नॉन एज द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेशन, कोई लीगल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बस क्या है कि 2 से ज़्यादा पर्सन किसी लॉफुल एक्टिविटी के लिए बिजनेस करते हैं तो दैट इज नॉन एज पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जब 2 से ज़्यादा पर्सन रिटर्न, देखो बेटा जब पार्टनर्स जो होते हैं वो अपना एग्रीमेंट पे सब पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए एग्री होते हैं तो दैट इज़ नॉन एज पार्टनरशिप। इसमें एग्रीमेंट में बेटा कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं तो दैट इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट दैट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। इन पार्टनरशिप डीड there are so many points are mentioned, that is for example profit sharing ratio of the partner, what is the rate of interest on capital, what is the rate of interest on borrowing. Is it clear? These all points are important points are mentioned in the partnership deed. Partnership deed is one of the most important document of the firm. In this rules, regulations, all terms and conditions are right in the partnership firm. इज इट क्लियर? तो फॉर्मेशन में बहुत इजी है, कोई लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं, बस पार्टनरशिप डीड सारे पार्टनर साइन करते हैं। बेटा रिटर्न में इसलिए लिखा जाता है कि इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्शन हमारे बिजनेस में ना हो, इसलिए पार्टनरशिप का फॉर्मेशन जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट से स्टार्ट हो जाता है। उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। इज इट क्लियर? और इसमें वही कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया कि कोई लॉफुल एक्टिविटी होगी तभी हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट होगा, किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं, किसी भी तरह का सोशल वर्क, ये हमारा पार्टनरशिप डीड का पार्टनरशिप का फॉर्म टाइप नहीं है। सेकंड, लायबिलिटी। अब पार्टनरशिप डीड में क्या है, लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज अनलिमिटेड। ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप का लिमिटेशन था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज अनलिमिटेड। इज इट क्लियर? दिस इज द वन ऑफ द मोटिवेशन, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि एक ही पार्टनर्स को सारी लायबिलिटी को बेयर करना पड़ता था, तो यहाँ पे क्या है, सारे पार्टनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इससे क्या होता है कि मोटिवेट होते हैं, रिस्क बेयर करने के लिए वो रेडी रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन केस अगर कोई लॉस होगा तो वो सारा लॉस मुझे बेयर नहीं करना है इंडिविजुअल को, वो लॉस सारे पर्सन्स बेयर करेंगे। तो दिस इज द मोटिवेशन। रिस्क बेयरिंग, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप रिस्क इज बेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स is decided ratio, other if ratio is not divided, if ratio is not written in the agreement, then they distribute it equally. Is it clear? Risk bearing क्या है कि अगर हम बेटा पार्टनरशिप डीड में हर एक पॉइंट को लिखते हैं ताकि पार्टनर्स में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्शन ना हो,
तो हम ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर वो रेशो डिसाइडेड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टनर है, तो हमने डिसाइड कर लिया 3:2:1, then they distribute in this 3:2:1. Otherwise, if ratio is not decided, then they distribute it equally, like 1:1:1. डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट इज द डिसीजन मेकिंग। अब बेटा पार्टनरशिप में क्या होता है कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, सारे पार्टनर्स को इक्वल राइट होता है डिसीजन लेने के लिए। अगर कोई स्मॉल लेवल पे डिसीजन है तो उसको 1 और 2 पार्टनर्स ले सकते हैं, बट कोई मेजर डिसीजन है, जो डिसीजन हमारी पूरी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें क्या करना है, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, एक और प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि इसमें ऐड कर ले, हो सकता है हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा ग्रोथ करना चाह रहे, कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन हो सकता है, हम अपने एडवर्टीजमेंट लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं, कोई मेजर डिसीजन होगा तो उसमें सारे पार्टनर्स से कंसल्ट किया जाएगा। अदरवाइज कोई स्मॉल लेवल पे डिसीजन है तो उसको 1 और 2 पार्टनर्स डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूटी। बेटा पार्टनरशिप फर्म कब तक हमारा कंटिन्यू रहता है, एट द विल ऑफ पार्टनर। लेकिन क्या होता है, अगर एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेगा, तो क्या हो गया, हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो भी हमारी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ पार्टनर। जब तक वो चाहते हैं तब तक पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज पार्टनरशिप हमारी बंद हो जाएगी। इन केस किसी एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, 2 पार्टनर है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इट कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पर्सन्स। बेटा जो पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप में जो मेन है वो मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 एंड कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 100, but after the Companies Act Rule 10 Companies Act 2014 government prescribed the maximum number of person is 50. Is it clear? Companies Act 2013 में क्या था, सिर्फ 100 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते थे, बट फिर हमारा रूल 10 Companies Act 2014 बना, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे मैक्सिमम मेंबर्स है वो सिर्फ कितने हो सकते हैं, 50 मेंबर्स। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में बेटा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, दैट मीन्स कि 1 पार्टनर एक्ट्स बाइंडिंग ऑन ऑल अदर पार्टनर, 1 पार्टनर इज पार्टनर एज वेल एज एजेंट। जैसे क्या है कि एक पार्टनर जो भी डिसीजन लेगा वो सब पार्टनर्स को फॉलो करना है, फिर नेक्स्ट पार्टनर जो डिसीजन लेगा वो सब पार्टनर, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे म्यूचुअल एजेंसी की आपस में उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो भी 1 पार्टनर डिसीजन लेगा वो सबको फॉलो करना है। इज इट क्लियर? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट वन इज easy to form. Partnership firm is very easy to form because there is no requirement of any legal formalities. If 2 partners is agreed to start a business, then the partnership comes into existence. Second is balanced decision making. Beta, this is the one of the limitation of sole proprietorship is that one person is not efficient in all the managerial activity. So the concept of partnership comes into existence to remove the limitation of sole proprietorship. तो इसमें क्या है कि एक पर्सन तो सारी एक्टिविटी में एफिशिएंट नहीं है, तो पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, बैलेंस डिसीजन। दैट मीन्स कि जो पर्सन जिस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज होता है उसको उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क को हम असाइन कर देते हैं, फिर पर्सन्स अपनी अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। बेटा जब हम वर्क को किसी पर्सन की स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उस जिस वर्क में वो एफिशिएंट है अगर हम असाइन करते हैं, तो वो पर्सन फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ वर्क करता है, और यहाँ पे एकदम बैलेंस्ड सबको सबके स्किल के अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क को असाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेशन था कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास क्या था बेटा कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स था, क्योंकि एक पर्सन कितना रिसोर्स लाएगा। बट पार्टनरशिप में क्या है कि लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स है, बिकॉज कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, सो देयर इज लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स। सो दैट्स वाई दिस पार्टनरशिप इज ऑन मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल बिजनेस। रिस्क शेयरिंग, अब पार्टनरशिप का सबसे मेन मेरिट भी यही है कि रिस्क शेयरिंग, रिस्क इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इन डिसाइडेड रेशो that is written in the partnership deed. If ratio is not yet decided, then the risk is beared by
ऑल द पार्टनर्स, ठीक है ना। अगर रिस्क रेशो नहीं डिसाइड है तो सारे पार्टनर्स उसको इक्वल लेंगे। यहाँ पर सच ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टनर, हाँ हो सकता है कि उनके बीच में डीड साइन हो कि रिस्क के लिए एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर एक ही पार्टनर रिस्क को बियर करेगा। जैसा वो डीड में अपना साइन कर लेंगे, एग्रीमेंट जैसा वो स्टार्टिंग से साइन करके चलेंगे बेटा, उसी को सबको फॉलो करना है। बट पार्टनरशिप डीड में होता क्या, पार्टनरशिप में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स रिस्क को इक्वल शेयर करते हैं। सेकेंड इज, लास्ट वन इज सीक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म में सबसे मेन मेरिट ये है कि सीक्रेसी यहाँ पे बनी रहती है। रीज़न ये है कि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरह से कोई लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं है। सेकेंड कि गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं मांगती है, कंपनी को अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करना है, तो यहाँ पे सीक्रेट लीक होने के चांस नहीं है। सेकेंड वन इज पार्टनर्स। अब पार्टनर्स भी अपना सीक्रेट लीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर पार्टनर्स अपना सीक्रेट लीक करेंगे तो सारे पार्टनर्स उस चीज़ को सफ़र करेंगे, तो यहाँ पे सीक्रेट लीक होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द डीमेरिट्स ऑफ partnership firm. First is unlimited liability. Now we are going to discuss the demerits of, disadvantages of partnership firm. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म का डीमेरिट क्या है बेटा? यहाँ पे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। दैट मीन्स कि क्रेडिटर कैन क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। अगर बिजनेस में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो क्रेडिटर हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकता है। तो दैट मीन्स लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज अनलिमिटेड। सेकेंड वन इज लिमिटेड रिसोर्स। बेटा यहाँ पर जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स पे भी तो लिमिट है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स हो नहीं सकते। दैट मीन्स कि 2004 में जो हमारा रूल 10 आया है उसके अकॉर्डिंग 50 ही मेंबर्स हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और रीज़न ये है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लाता भी नहीं है पार्टनर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है कि 1 ईयर चलेगी, 2 ईयर चलेगी, 3 ईयर चलेगी, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने से भी लोगों को थोड़ा सा डर रहता है। नेक्स्ट वन इज कन्फ्लिक्ट्स। अब पार्टनरशिप में कन्फ्लिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से पीपल है, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, वो बिजनेस को खुद ही मैनेज कर रहे हैं, सब अपने अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पर कन्फ्लिक्शन करते हैं। सो देयर इज चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्शन। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अभी हमने कहा कि इस बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म का सबसे मेन लिमिटेशन यही है कि कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं है। अगर एक पार्टनर ने नोटिस, क्योंकि वो लीगल एक्ट में तो बाउंड है नहीं, कोई लीगल एग्रीमेंट तो साइन है नहीं, तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक पार्टनर ने रिटर्न नोटिस दे दिया तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ एक किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो भी पार्टनरशिप हमारी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। दैट मीन्स कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं रहती है। लास्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? पब्लिक इसमें बिल्कुल 1% भी ट्रस्ट नहीं करती है। रीज़न ये है, पार्टनरशिप आज चल रही है, कल बंद हो जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं है कि ये कब तक कंटिन्यू रहेगी। आप लोग बेटा देखे भी होंगे, जब 2-3 लोग मिल के एक बिजनेस करते हैं तो क्या होता है, वो बिजनेस या तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, नहीं तो क्या होता है उसमें कि पार्टनर्स के बीच में किसी भी बात को लेके कन्फ्लिक्ट हुई, पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सच नहीं है कि लीगल एक्ट से बाउंड नहीं है, जब उनका मन किया चला लिया, जब मन किया उनका बंद हो गया। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू सो मच।